हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घास वाली। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हमेशा से बहुत ही खास होती हैं। ये ह्यूमन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होती हैं और ये महिलाओं के अलग अलग संवेदनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त करती हैं। आज की जो कहानी है घास वाली, इसमें हमें प्रेम का एक सुंदर स्वरूप देखने को मिलेगा। प्रेम अक्सर वासना स्वरूप में प्रकट होता है, लेकिन इस कहानी में आपको प्रेम का एक सम्मानजनक रूप देखने को मिलेगा। और चलिए बिना देर किए आपकी उत्सुकता ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठर लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मंद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज जी कैसा है? मुलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है या अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी तो हो तब तो बताऊं। मुलिया इस ऊबर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरण की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चुंबक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र सी आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा की झलक थी। मालूम नहीं कि इस जात में, इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास रखकर यहाँ वहाँ बेचने जाए? उस गांव में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिससे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया था। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बात करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती थी तो ऐसा मालूम होता था मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजिश अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गज़ल गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीची आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा कोई जवान भी नहीं है, ना जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए एक हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंध से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झोंका रखे घास छीलने जा रही थी तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह धधक उठा। वह ज़रा भी डरी नहीं, ज़रा भी ना झिझकी। झाबा ज़मीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जात वालों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और क्या काम है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्क उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती। पीछे से टीस होने लगी। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी का अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने कुछ देर तो जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब नहीं होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे वह कह दे तो वह ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो जाते थे। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी।
सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ ना जाएगी ना अकेले जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? या साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं जाऊंगी ही नहीं? तो मैं यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को तो चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़ों को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा तो कुछ बोल नहीं सकता। उसका बस चला कि मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छुपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो ज़रूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज़ के कम ना पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिल जाते हैं, वह भी कभी मिले कभी नहीं मिले। जब से यह सत्यानाशी लाड़ियाँ चलने लगी हैं, इक्के वालों की तो बधिया बैठ गई है। कोई सेहत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर एक इक्का और एक घोड़ा खरीदा था, मगर लॉरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंचा सकता था, मूल का तो क्या ही कहना। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया है और खेतों की मेड़ में होती हुई चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जा रही थी। दोनों तरफ ऊख के बड़े बड़े खेत थे। ज़रा भी खटखटाहट होती उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा बैठा ना हो, मगर कोई नहीं था। कोई बात नहीं हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों के बाग निकल गए, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छील सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छील सकेगी। और यहाँ देखता कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से अधिक भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही नहीं हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले पर ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नज़र ही नहीं आती थी। जी चाहता था ज़मीन फट जाए और मैं समा जाऊं। ज़मीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ थोड़ी कहता हूँ, यहीं रोज़ आकर छील लिया करो, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एकदम आगे कदम बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई तो मैं वहाँ बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी में आता था जहर खा लूं। तभी तो तुझसे ढूंढ रहा था। आज तो इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं सौदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तू अपने हाथ से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला मेरा तेरे काम आ जाए, मेरे मन की यही सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम आए ना आए, अगर मैं किसी खोट से ये बात कर रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी थोड़ी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी जवान में कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बात करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार नहीं हो जाते? बोलो।
क्या समझते हो महावीर चमार है और उसकी देह में लहू है नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, उसे मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कई सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनको तलवों की धूल बराबर भी नहीं हो सकती। तुम उनमें से किसी से दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगने आते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ, और नीच जाति की औरत ज़रा सी घुड़की धमकी से, ज़रा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुलिया यह बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात ही नहीं है। सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सर रखने को तैयार हूँ मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों में सर रखो तो मालूम हो चरणों पर सर रखने के का क्या फल मिलता है। फिर तुम्हारी सिर तुम्हारी गर्दन पे ही नहीं रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीने से बीमार हो। मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, उसे गुमान भी नहीं था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पांडा, कोई महाराज ना घुस बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक ही करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिन और कहारिनों पर जान दिए फिरते हैं। लेना देना बराबर ही हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी महरिया की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। सहियों की बात यह है कि मैं जरा तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। यह इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पे मुँह दलने लगे, तो मैं भी उसकी छाती पर मुँह दलूँगी। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊँ, तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार नहीं कर सका। मुलिया ने उसे गर्व भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठाएगा, बिठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, वासना है, कटुता है, और वह सब जो कुछ जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों से नशा उतर गया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने पर फेन फट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकलता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द इतनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पे रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर थर काँपते थे। मजदूर उसे आते देखते तो अपने काम में चुस्त हो जाते, पर जो ही उसने पीठ फेरी उन्होंने चिलम पीना शुरू किया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बाहर चला जा रहा है। क्योरियो में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्योरियो बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियाँ जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहकर वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ाऊ कई दिन से दिखाई नहीं देते, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से बोला,
तो हमारे यहाँ लगा दो, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हाँकवे बैर खाने चले गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो वो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांट खाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बैर भरे आते हुए दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर भारी हो गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए आज डांट पड़ेगी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ बढ़ाओ, कैसे बेर हैं, लाओ ज़रा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता नहीं छोड़ेगा। कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतना ही भिगो भिगो कर लगाएगा भी। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर से कहा, जल्दी से लाओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। ज़रा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। बाकी दोनों मज़दूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगौड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बैर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पके पके छाट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पुर बंद हो गए। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, भूख बड़ी लग रही थी, नहीं तो कभी नहीं जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या है? मैंने भी तो बैर खाए, 1 आध घंटे का हरज हुआ कि नहीं। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधे घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में घंटे भर का काम भी नहीं होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में कितना जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पे चढ़ा रहे। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज ज़रा नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजदूरी मिल जाए तो कहना। पहला, तुम तो हो ही गोबर गणेश, आदमी का रुख ही नहीं पहचानते। दूसरा, तो अब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ ही दिया है तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े से जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्का ही मंगा लूँ। महावीर को कहला भेजा कि मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बिठाते उसे शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी नहीं था। आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लॉरियों के सामने इक्के को पूछता कौन है। कहाँ 2, ढाई, 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, अब 20 आने भी मुश्किल से मिलते हैं। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक ही नहीं है। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा था कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती हैं। घर वाली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी भर रात को लौटती है। हल्कन हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर है तो क्या ज़ोर है। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों को टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता रहा। शहर की तरफ भी चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। ज़रा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाँव में 20 ही टांगे इक्के फिटकने खड़ी थीं। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तरों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं।
चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कोई लॉरी मिल जाए तो ज़रा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है, बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही है। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई उसे घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा ज़माना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मार कर लेंगे, निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक टांगे वाले ने, एक जो गुलाबी पगड़ी पहना था, बोला, बुढ़ाओ के मुंह में पानी भराया, अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीट दे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, आंखों जैसे कि उसे आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का आंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया है जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तरों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लौड़ियों पर दौड़े, वकील मुख्तर इन सवारियों की ओर चले। कोचवान ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया के को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटकन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेज फैशन का जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ पैसे निकालकर मुलिया को दे दिए। मुलिया मुस्कुराई, दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख करके घर लौटी। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दिशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह के समाधि टूटी। पूछा, क्यों दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति देकर कहा, इसकी दवा करा लो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाले ने बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहीं खड़े हो जैसे कोई मुर्दा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें तो कुछ खबर नहीं हुई, यह बहुत बुरी बीमारी है, जल्दी दवा करा लो इसकी। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला गया कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे आए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़े ही खड़े रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने ज़रा देर बाद एक बात कही, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले जाया करो, बस जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा ना, बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आपका ही तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेट खटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या के समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपक रहा था कि उसी जगह जहाँ पर उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती हूँ, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा था? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तुझसे मना किया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुपचाप खड़े रहे, किसी को कोई बात नहीं सोचती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, अब उसे भूल जाओ मुलिया, मुझ पर कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गाहे की लाज तो तुम अभी तक निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए।
ज़रा देर बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द और भी नई नई कहानियों के साथ। कहानियाँ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं और आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। और हाँ, अपने कहानी पसंद करने वाले दोस्तों के साथ, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, जिनको भी कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।